हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम के जो आपके सब्जेक्ट है डिसिप्लिन हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसका जो आपका यूनिट 3 है उसका जो चैप्टर आपका फर्स्ट है जो रीतिकाल है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट के एसए रेगुलर एमसीक्यू सेमेस्टर फर्स्ट। तो जो आपका चैप्टर है रीतिकाल का नामकरण, और इसमें जो विभिन्न मत की समीक्षा करनी है जो उसके नामकरण में, ठीक है। तो और ये क्लास हमारी 4 है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस देख लीजिएगा, सभी में आपको हम एक यूनिट कंप्लीट करा देते हैं, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है एक वीडियो के अंदर। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर से, तो देखिए रीतिकाल की राजनीतिक सामाजिक अहम धार्मिक परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। रीति काल की सीमा का निर्धारण करें, मतलब उसके जो काल विभाजन है उसका करना है। क्वेश्चन 3 है रीति काल के नामकरण का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 4 है जो रीति काल के अतः स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसी में आ जाएगा, आपको इसका अर्थ समझ में बता देंगे, जो इसका स्वरूप है इसका कहाँ से कितना फैला है, इसके नामकरण में सब कुछ आ जाएगा। तो टोटल आपके पेपर में ओनली 3 क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है या ये सीमा या ये नामकरण। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। ये क्लास 4 है, तो जो आपके आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो देख सकते हैं। रीतिकाल की परिस्थितियाँ, तो इसे आपको परिचय में लिखना है। साहित्य के निर्माण में युगनीय वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान करना होना आवश्यक है। तो आपको पता चल गया कि किसी भी जो साहित्य के निर्माण के लिए ना आपको वातावरण का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको आ जाता है जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जो मूल्य आपको शामिल किए जाते हैं जो आपके वातावरण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और जो आपकी विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, यहाँ देखिए जो साहित्यिक इतिहास के अध्ययन करने में आपको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यानी धार्मिक जो ये सब है ना, इसके द्वारा ये आपको इसकी पहचान की जाएगी। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का वितरण निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो बनता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो इसमें देखिए राजनीतिक दृष्टि से यही काल मुगलों के शासन के वैभव के चरम क्रंस्ट और उसके बाद उत्तरम हर्ष, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। तो जो राजनीतिक दृष्टि जो मुगल शासन काल थे ना, देखिए तो उनके बाद ये हुआ कि जो उनके हर्ष मतलब पतन और विनाश का कारण कहा जाता है इसको। सेकंड पॉइंट इसका शाहजहां के शासन काल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था, जहां जागीगर ने अपने शासनकाल में राज्यों का जो विस्तार किया शाहजहां ने उसकी वृद्धि की थी। तो देखो जो शाहजहां है अपने जो शासनकाल में वो सबसे ऊपर चरम सीमा पर थे, और जो जागीगर के शासनकाल में जो राज्य को विस्तार हुआ था ना वो किसके जरिए हुए थे, तो जो शाहजहां के उनकी वृद्धि का ही कारण था, वो वृद्धि की थी। इसके पश्चात शाहजहां के रूल होने और उनकी मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण 1658 ईस्वी में उनके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही, तो जो उनके पश्चात ये हुआ ना कि जो उनकी मृत्यु का अफवाह फैला दिया गया था कि इनकी मौत हो गई शाहजहां की। तो 1658 में ना इनके पुत्र होते हैं जो बेटे होते हैं वो आपस में ही लड़ाई झगड़े संघर्ष करने लगे। किस लिए करने लगे, तो साम्राज्य के लिए करने लगे कि साम्राज्य मेरा होगा, तो कोई कह रहा है मेरा होगा। तो जो उनका श्रेष्ठ पुत्र दारा सिकोहर को छोटे पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर दी। तो आपको पता है जो उनके बड़े पुत्र थे उनका ना हत्या कर दी गई थी। किसने किया था, जो उनके छोटे पुत्र थे उन्होंने कर दिया। शासन की भागदौड़ संभालने जो ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपदाव आरंभ हो गए। तो जो शासन की भागदौड़ संभालने के लिए, जो राजा बनने के लिए हिंदुओं के जो धार्मिक उपदेश जो आरंभ हो गए। इसका जो औरंगजेब के पश्चात 1707 ईस्वी में उसके पुत्रों के बीच भी संघर्ष हुआ और उसका द्वितीय पुत्र मुहज्जम गद्दी पर बैठा। तो ये थे इनके जो पुत्र थे ना, उनके बीच में भी जो संघर्ष होना चालू हो गया। तो जो इनके दूसरे पुत्र थे ना ये, तो इन्होंने गद्दी पर बैठे हुए इधर भी कुछ उदार था पर अधिक समय जीवित ना रह सका, और ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ
होता है। तो 1712 ईस्वी में इसके जो इनकी मृत्यु के बाद इन साम्राज्य का जो पतन आरंभ हो गया था। लगभग 50 वर्ष तक शासन एक प्रकार से स्थिर ना हो सका, और जो 50 वर्ष तक इसकी शासन व्यवस्था नहीं संभाली जा सकती तो इसका पतन हो जाता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अवस्था, मतलब सामाजिक जो परिस्थितियाँ है वो क्या है, तो देखिए, तो सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि के से अंत तक घोर अधपतन का युग ही कहा जाना चाहिए। इस काल में समानतावाद का बोलबाला था, तो इसको भी ना देखो पतन का कारण बन रहा है, जो सामाजिक काल इस आदि से लेकर ये पतन का कारण बन रहा है। जो समानतावाद होते हैं ना लोग, उनका जो बोलबाला उनका वर्चस्व था, और समानता साइन के जितने भी दोष हुए करते थे उनका पथ्य अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस के जीवन पर ही पड़ रहा था। जो समानतावादी लोग थे उनके जितने भी दोष मतलब बुराइयां होती थी उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था, जो जनमानस मतलब जनता के ऊपर उनके जीवन में ही पड़ रहा था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मासा बाबर अथवा अमीर उपराव। इसके बाद ओढ़ो के अनुसार कर्मचारी आते थे और सबका कर्तव्य क्रम अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना तथा नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे। तो जो इस वर्ग में देखो कौन आता है, तो जो वहाँ के बादशाह होते थे, जो राजा होते थे, इन और इनका जो उनके अधीन थे, इनके अधीन, और उनका जो ये था ना कर्मचारी, मतलब उनके कर्मचारी होते थे, वो क्या उनका कर्तव्य क्या था कि जो अपने से ऊपर मतलब बड़े लोगों की प्रसन्नता करना है, और जो नीचे वाले लोगों का ना उनको संपत्ति समझते थे। जो नीचे लोग रहते हैं गरीब लोग होते। सेकंड पॉइंट है इसका, इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। तो इसमें जो गरीब की स्थिति ना बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, और जो अमीर होते हैं जैसे शासक होते हैं या संपन्न वर्ग होते हैं, उन सबका जो बिना श्रम मतलब बिना मेहनत के ही ना जो एक अच्छी जीवन यापन जी रहे थे। आपका थर्ड पॉइंट है जन साधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध ना था। तो जो इस काल में ना जैसे चिकित्सा सुविधा होती है, शिक्षा की होती है, जो आपकी संपत्ति की रक्षा कोई भी काल में जो सुविधा आपको प्राप्त नहीं थी। ऐसी सोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इन सभी के बिना ये रहते थे, इनकी कोई भाग्यदारी और नैतिक मूल्य नहीं थे। इसका 4 पॉइंट देखिए, नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इसके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण बात थी। तो देखो जो नारी होती महिलाओं को वो अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग करते थे, उनके जीवन के जो मूल मंत्र बन गए थे इनका। और ये इन्होंने जो कन्या होती है ना उनका अपहरण करना शुरू कर दिया था और वो साधारण बात हो चुकी थी। अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह हो गया था। बेगमों और रक्षिताओं के अगणित संख्या के होते हुए भी लोग वैश्य के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्माण तक हो गया जाता करता था। तो आपको पता है जो उनकी शादी हो जाने के बाद भी ना जो लोग वैश्यों के लगे जाके वहाँ पर रहते थे और वहीं पर पड़े रहते थे। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक परिस्थितियाँ, तो इसके अंदर क्या बताया, तो देखिए, सामाजिक अवस्था के सम्मान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यधिक शोचनीय थी। अकबर, जागीर और शाहजहाँ की उदारवादी नीति तथा संतों सूफियों के उपदेश के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृति के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। तो आपको यहाँ बताया जो धार्मिक परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि आपको शाहजहाँ, अकबर, इन के जरिए जो भी परिणाम मिले थे, जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता की बात की गई थी, उनको संस्कृति जो होती है निकट आने के थे, तो जो इनके कारण ना ये हुआ कि जो इनको समाप्त कर दिया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था उनके पीठधर लोग वंश राजा और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्णा का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने
लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासिता जीवन के संगीत खोजने लगे थे। तो जो उस समय के जो वैष्णव के जो भक्त होते हैं, संप्रदायिक होते हैं, उनके राजा होते हैं, जो वो श्रीमान होते हैं, वो सब ना गुरु दीक्षा में अपना जो योगदान देने लगे थे। जो मंदिर में होते हैं, उन लीला होती है जो आप रामायण कहते हो, उनको वो देखने लगे थे। जहाँ तक कि जो उनकी स्थिति की बात की जाए ना, तो हिंदू में अपने आराध्य राम कृष्ण जो मंदिर होते हैं, उसमें जो श्रृंगार की बात, तो साथ साथ जो उनकी लीलाओं में भी ना वो विलासी जीवन के संगीत खोजने लगे थे, अपना जीवन उसके अंदर खोजने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म इस विलास भव्य का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ये जीवन की वास्तविकता से हटा गया था। नमाज, रोजा आदि के यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण ये आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जो देखो दूसरी ओर ये हुआ ना कि जो रूढ़िवादी जो होती है, ये बढ़ जाने के कारण ना जो जीवन की वास्तविकता से हटा दिया गया था इसे। और जो नमाज रोजा होते हैं ना, इसी का जो पालन करने लगे धर्म के मामले में, इसे समझने लगे आध्यात्मिक, जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़े गए थे, केवल ब्रह्मचार्य ही धर्म पालन कर रहे थे। तो जो हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का पालन नहीं करते, तो दूर हो गए थे, जो केवल ये ब्रह्मचार्य ही धर्म का पालन करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट हेडिंग है साहित्य एवं कलाओं की स्थिति, मतलब परिस्थितियाँ। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग प्रयत्न समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तभी अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों और देसी राजाओं नवाबों में उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज की प्रतिष्ठा लोगों की में उनकी गणन होती थी, क्योंकि उचित सम्मान कवि अथवा कलाकारों के सज्जन व्यापार को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है। एतबार यह स्वाभाविक ही था कि इन लोगों ने अपनी कला का गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक विकास किया है। तो जो वहाँ के लोग थे उस समय की जो कला और साहित्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अपना विकास कर चुके थे। और जो मुगल सम्राट में जो राजाओं के नवाब में उनकी जो कला की तारीफ की जाती थी, उन्हें सम्मान दिया जाता था, उनको पुरस्कार दिया जाता था उनकी कलाओं को देख के। तो यहाँ पर इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, जो परिस्थितियाँ है आपकी रीतिकाल की, वो हमने आपको बता दिया। अब जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होने जा रहा है, जो रीतिकाल का नामकरण, जो नामकरण को लेकर लोगों में काफ़ी मतभेद हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। तो जो आपको पता है जो हिंदी साहित्य उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो आपका आदिकाल, सेकंड है मध्यम काल और थर्ड है जो आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यम काल को 2 भागों में विभक्त किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक लेखक थे, उन्होंने मध्यम काल को 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट देखिए पूर्ण मध्यम काल, जिसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई, और उत्तर मध्यम काल जिसे रीतिकाल कहा गया। तो फर्स्ट वाले को भक्ति काल कहा गया, सेकंड वाले को रीतिकाल कहा गया। शुक्ल जी ने आदिकाल का आरंभ चिंतामणि 1700 से माना। कुछ आलोचकों की इसकी गणना आचार्य केशव से करते हैं। तो देखो जो आचार्य जो शुक्ल जी है, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने उनकी जो इसकी आदिकाल की जो स्थापना कब से मानी है, जो आरंभ 1700 से मानी। लेकिन जो कुछ आलोचक होते हैं इसके जो विरोध में होते हैं, वो इनका कहना है ना कि जो ये रीतिकाल का आरंभ 50 वर्ष और पीछे चला जाता, मतलब उससे पीछे का मानते हैं। रीतिकाल का नाम आचार्य शुक्ल जी का ही दिया हुआ है। तो जो ये रीतिकाल किसके द्वारा नाम दिया गया, तो आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। शुक्ल जी ने यह नामकरण इस काल की प्रवृत्ति और मानव मनोविज्ञान के आधार पर किया। तो इन्होंने इस नाम को किस आधार पर दिया था, तो मानव मनोवैज्ञानिक के आधार पर इनका नाम दिया गया रीतिकाल। 1700 से 1900 तक रीति पद्धति पर विशेष जोर रहा। इस काल के प्रत्येक कवि ने रीति के सांचे में ढालकर रचना लिखी। तो देखो जो 1700 से जो 1900 का जो सन था ना, उसके बीच में रीतिकाल के बारे में बात की जा रही है। और जो रीतिकाल में जो इतिहासकाल होते हैं, कवि होते हैं, उसके अंदर अलग अलग बातें लिखी थी। जो देखिए भीर रथ
मिस्र के शब्दों में उसे रस, अलंकार, न्यायिका, भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी काव्यत प्रतिमा दिखाना आवश्यक है। इस युग में उदाहरण पर विवाद होते थे, इस बात पर कि इसमें कौन कौन अलंकार है और कौन कौन से शाब्दिक शक्ति है। काव्यों के टिकाऊ और व्याख्याओं में काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उनके भीतर अलंकार, रस, न्यायिका, भेद को भी स्पष्ट किया जा सकता था। यह युग रीति पद्धति का युग था। तो जो उस समय क्या हुआ था, रीति काल में जो अलंकार को लेके, रस को लेके, ध्वनि को लेके, सबके जो वर्णन को लेके ना मतभेद होते रहे, विवाद होते रहे कि जो इसको क्या कहा जाए, इसको किस नाम से जाना, अलंकार किसे कहा जाए, जो शब्द शक्ति किसे कहा जाए, काव्य टिकाऊ किसे कहा जाए। ठीक है। कुछ आलोचक इस काल को कला काल कहते हैं। उनके मत में काव्य के कला पक्ष पर जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हो सका, लेकिन केवल मात्र कला पक्ष की प्रधानता को देखकर उसको कला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों में भावों की उपेक्षता है, ऐसा कहना तो उन कवियों के प्रति अन्याय होगा। तो देखो, जो कुछ आलोचक इसे कहते हैं जो कला काल है, कि जो कला का ये काल है, लेकिन इसमें इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसमें कुछ कला का जो परिवर्तन हुए उसके मिले हैं, केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर नहीं कहा जा सकता। उसमें उसके जो बाकी की जो कवियाँ हैं ना, उसका अन्याय होगा, उनके भाव की जो उपेक्षता करते हैं उनके लिए। सभी नामकरण की विवेचना के उपरांत यही कहा जा सकता है कि रीति का सभी कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निवारण किया, अतः श्रृंगार रस की प्रधानता आसंधि होने पर भी इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता और ना ही अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचना होने के कारण इसे अलकृत काल कहना ही उचित होगा। तो कुछ लेखक होते हैं, उनके अनुसार जो उन्होंने अलग अलग नाम दिए उसको अकॉर्डिंग वो रीतिकाल की जो परंपरा का ये कह रहे हैं और इसे श्रृंगार रस का ना कह के इसको बताया जा रहा है, अलंकार इसको कहा जा रहा है। इसमें कलाकार कहना तो बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष के बिना कला का कोई महत्व नहीं होता, और जो साहित्य है उसमें भाव पक्ष चाहिए कला के लिए। अतः रीतिकाल कहना ही तर्कसंगत प्रतीक होता है, क्योंकि रस, अलंकार आदि रीति का पर आश्रित होकर आए हैं, और तो इसलिए इसका नाम जो रीतिकाल दिया गया, क्योंकि जो रस होते हैं, अलंकार होते हैं, ये सब रीति के ऊपर ही आके आए। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, इसका नामकरण। अब इसका जो एक आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनता है ना, जो रीतिकाल का काल निर्धारण या सीमा निर्धारण, तो वो देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा, तो आपको समय सीमा पता है, जो 1700 से 1900 बताइए, और ये सन 1647 से 1847 तक मानी है। बाद में प्राय सभी विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार की, और उसके बाद जो सभी विद्वान होते इसी अवधि को उन्होंने माना। लेकिन कुछ विद्वान रीतिकाल का प्रारंभ 1700 से भी पहले मानते हैं, और कुछ मानते हैं जो 1700 से पहले। 1598 में रचित काव्य शास्त्री ग्रंथ सूरदास के साहित्य लहरी में रीति तत्व है। तो इसने सन में एक जो काव्य शास्त्री की जो ग्रंथ मिले उसमें जो सूरदास की जो साहित्य में लहरी है, जो रीति काल का जो तत्व मिलता है। किंतु कुछ विद्वान रीतिकाल का यह पहला प्रोज आचार्य कवि केशवदास को मानते हो, और कुछ चिंतामणि को। इन दोनों आचार्यों में रचनाकाल में लगभग 50 वर्ष का अंतर है, और इन दोनों के बीच में जो भी रचनाएं हुई हैं इनके बारे में, तो इन 50 वर्ष का अंतर है। चिंतामणि का रचनाकाल 1847 ईस्वी के आसपास था, जिसमें उन्होंने रस और रीति विषय के लक्षण ग्रंथों की रचना और अनुवाद किए, जबकि पहले ही 1651 ईस्वी में कवि प्रिय और छंदमाला नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना कर चुके थे। उनके बाद रीतिकाल की प्रवृत्ति के अनुकूलन उनके श्रृंगार रचनाएं छिटपुट रूप से लिखी जाती रही, और चिंतामणि के बाद रीति ग्रंथों का रचना प्रभाव तेज हो गया। इस दृष्टि से रीतिकाल का प्रारंभ केशवदास की रचना काल 1646 से 1551 ईस्वी से माना जाना चाहिए। प्रताप सिंह को रीतिकाल का अंतिम आचार्य और कवि माना जाता है। उनका रचनाकार
1881 से 1900 और 1824 से 1863 तक का निश्चित किया गया। इस प्रकार आधुनिकतम खोजों से रीतिकाल की तक संपन्न अवधि 1646 से 1900 की और 1589 से 1843 तक प्रमाणित होती है। मतलब इस समय का इसके काल निर्धारण किया जाता है। तो आपको सबसे पहले इसके सन याद करने होंगे कि कौन से सन में किसकी बात की जा रही है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपके पेपर में नामकरण या काल विभाजन, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा रीतिकाल नामकरण दिया गया और उन्हीं को मान्यता प्राप्त है। बाकी विद्वान जो है अलग अलग अपने मत देते हैं, लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट करा दी। वीडियो को 1 से 2 बार देख के आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और बाकी की सभी वीडियो देख लीजिएगा। आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 से 2 बार एग्जाम से पहले सभी वीडियो देख के जरूर जाइएगा। थैंक यू।